नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती पिलानिया में। 7-8 रोज पहले यहाँ मौजूद हुए थे और आपको सारी तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार जो है इस पूरे गांव पर एक दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और कुछ दिनों पहले जब डाक कावड़ पीक पे थी उस समय डाक कावड़े लेके आ रहे थे प्रत्येक गाँव के युवा। उस समय इस गांव की जो युवा मंडली के साथ डाक कावड़ लाते समय हरियाणा के अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं गोहाना के नज़दीक एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है पूरी मंडली। कोई डंपर बता रहे, डंपर ने पीछे से टक्कर मारी, इनकी जो गाड़ी थी उसको, उसमें सारे सवार थे युवा, पूरे जो डाक कावड़ की मंडली सवार थी। उनमें से कई युवाओं को गंभीर चोट हुई, जिनमें से 3 की पहले डेथ हो चुकी है। उनका अंतिम संस्कार उस दिन हम मौजूद हुए थे, यहाँ पर सारी तस्वीर आपको दिखाई थी। गाँव के लोगों ने जो कुछ कहा वो भी हमने दिखाया था, साथ ही प्रत्येक पार्टी के राजनीतिक लोग भी यहाँ मौजूद थे, सरकार के लोग भी मौजूद थे, उनकी भी बातचीत आपको सुनाई। उन्होंने सीधा सीधा आश्वासन दिया था कि जो युवा उपचाराधीन हैं, पीजीआई में जो दाखिल किए गए हैं, उनको अच्छी तरीके से जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, साथ ही सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इनकी मदद भी करवाई जाएगी। और कोशिश जताई जा रही थी कि कोशिश ये भी करेंगे कि इनके परिवार में कोई रोजगार भी दिया जाए ताकि अपने आजीवन आगे का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके। आज फिर मौजूद इसीलिए हूँ क्योंकि इस गांव के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा था वो कहीं ना कहीं दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक चौथा युवा जो पीजीआई में भर्ती था, आज वो भी चल बसा है और अभी अंतिम संस्कार करके पूरे ग्रामवासी यहाँ मौजूद है। एक बात देखने वाली ये है कि पूरे गांव का भाईचारा अच्छा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भाईचारा भी क्या करे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं स्तब्ध है। गांव के सरपंच महोदय मौजूद हैं, साथ ही समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं। आखिर चौथे युवा की इतने दिन के बाद डेथ हुई है, कहीं ना कहीं कह रहे थे कि स्थिति सुधर रही है, जो लड़के गांव के दाखिल हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि एक चौथे युवा की भी सीरियस कंडीशन हो जाती है, उसके बाद वो चल बसा 7-8 दिन के बाद। तो सारी बातचीत करेंगे, ग्रामवासी मौजूद है, इनका क्या कहना है और सरकार से आखिर चाहते क्या है। क्योंकि अभी मेरी बातचीत हो रही थी, सभी का एक ही कहना है, अब तक सरकार की तरफ से कोई भी सहायता पीड़ित परिवारों की नहीं की गई है। और मैं बताता चलूं, तमाम जो युवा थे जो गुजर चुके हैं, जो चल बसे, सभी बिल्कुल साधारण गरीब परिवारों से आते हैं। किसी के माता पिता अकेले रह गए, किसी के छोटे भाई बहन है, बहनों की शादी करवानी है, माता पिता का ख्याल रखना है। अकेला घर चलाने वाला इंसान अगर चल बसा तो उस परिवार का अब रखवाला कौन है, उस परिवार की देखभाल कौन करेगा, उस परिवार का गुजर बसर कैसे चलेगा। सरपंच साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज एक और युवा साथी नहीं रहे गाँव के। नमस्कार। ऐसा कहने के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन मैं जितना हो सका रामविलास शर्मा और पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर लोचब से डेली मेरी हर रोज़ 2 बार 3 बार बात होती थी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता था, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। आज चौथा भी युग चला गया। तो ये मतलब जी बाबा, ये एक की हालत समूह की खराब से और खराब है। इसको चोट कहाँ थी, इस युवा को कहाँ लगी? इस युवा का जोतना पर रीढ़ की हड्डी थी जी। तो उपचार चल रहा था, कहा जा रहा था, जब पिछली बार मैं गांव में आया तो उन्होंने कहा था कि अब थोड़ा स्थिति में सुधार है, कहीं ना कहीं रोहतक पीजीआई में लाया गया है तो अच्छा उपचार मिल रहा है। तो ये 7-8 दिन के बाद अचानक स्थिति जो है ये खराब कैसे हो जाती है? यो घणु उपचार एक छोर लंग दोनों पार्ट हूँ को कर रहा है। मैं बताऊँ, आज मैं था वहाँ। आपका क्या लड़का था जी, राजेश है जी। क्या नाम आपका? राजेश। राजेश, ये लड़के के पिताजी हैं जी, क्या कह रहे हैं बताइए। मैं ये डॉक्टर से बात हुई थी, ठीक है उन्होंने आईसीयू में रख रहा था। जी। फिर डॉक्टर साहब ने बोला इसको ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ से गया, ठीक है। हाँ जी हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो बोले मैं मेरे हाथ से डॉक्टर बोलता गया, मैं अपने खुद हाथ से लिखता गया अपनी जो बताया उसने, और मैं फिर उसके नीचे अपना साइन कर दिया। फिर डॉक्टर साहब ने ये बोले कि आप 5-10 मिनट परिवार वालों से आप बात कर लो। तो वो डॉक्टर साहब परिवार वाले सारे उड़े आ रहे हम खुद, और फिर बोले कहाँ है, वो नीचे गेट पर है। डॉक्टर साहब लोग दोनों आए मेरे साथ। तो मैं था, एक मेरे ताऊ का लड़का और एक मेरी भाभी और एक और था। फिर मैं वो भाई आप वो पढ़े लिखे हो मास्टर हो मंजिले से, मैं तो मुझको उन ऑपरेशन की आया सुख है और वो ये आएंगे और आपने से बात करेंगे। तो वह नहीं बोले भाई ये है, बोला इसको ऑपरेशन करवा लोगे तो भी ऐसा ही रहना है और न करवाओगे तो भी ऐसा ही रहना है,
क्योंकि बोला इसका ये नीचे का ये हिस्सा है, कड़ी से नीचे का, इसका ये काम नहीं कर रहा। रीढ़ में चोट थी। हाँ, तो इसकी बोला यहाँ पर जो है ना हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर है और इसकी 2 नस जा चुकी हैं, कट चुकी हैं। ये कहा जी उसने। अच्छा, आपसे लिखवाया क्या गया था, क्या लिखवाया था आपसे? कि मैं ये उसने ले लिखवाया कि मैं लड़के का पिताजी हूँ और मैं इसका ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, ये लिखवाया था जी। और भी उसमें कुछ लिखा गया भाई अगर लड़के को ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाता है तो उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, वो सब लिखवाया था जी। सारी चीजें लिखवाई हाँ थी हाँ, आपसे। उसके बाद ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन जी उसके बाद में नहीं हुआ जी। नहीं हुआ? हाँ, फिर उसके बाद में फिर मेरा लड़का था, उसने फिर उसने वीडियो कह दिया कि भाई ठीक है, तो बोले आप कह रहे तो ये दिक्कत है। ये कब की बता रहे हो आप? ये जी 15 तारीख की बात है जी। 15 तारीख की बात। हाँ जी। तो उस दिन आपने कह दिया था कि हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, उसके बाद 1 हफ्ता पूरा निकल गया तो भी ऑपरेशन नहीं हुआ? हाँ, फिर कौन सा कोई नहीं हुआ जी। फिर डॉक्टर साहब, फिर मोहो जी, मोह मास्टर जी, ये देख लो आप पढ़े लिखे हो, मन इतनी मान लो जानकारी को नहीं, तो फिर मैं तो ऑपरेशन कराया हूँ, बोल मो कह आया हूँ और साइन कराया हूँ अपना जो लिखवाया था वो। फिर बोले मेरे बेटे को डॉक्टर ने बोले भाई इसको ये थोड़ा सा इसको नहीं पता, आप बताइए। मेरा तो लड़का था मास्टर सर, उसने फिर 2 बार 2-3 बार थोड़ा सा सोच विचार करके जब वो बोले जी ठीक है नहीं करवाए, बस वो चली। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी है जी 48 साल लग रही है। 48 साल। और लड़के कितने थे? लड़के की 22 साल है जी। इकलौता लड़का? एक लड़का है, 2 लड़की हैं। हाँ एक बहन भी शादी, एक की बहन की शादी कर, हाँ, एक की शादी करेगी, एक बिना शादी है। लड़का बिना शादी के। हाँ, बिना शादी तो आपकी 48 साल उम्र है, 5-7 साल और कमा सकते हैं मेहनत मजदूरी करके। काम भी मेहनत मजदूरी का ही है। हाँ जी, ये सरकारी मेहनत है, मजदूरी करके आऊँ जी, बिल्कुल। यानी कि डेली मजदूरी करते हैं तो ही खाने को मिलता हाँ, कोई बाहर को 1 रुपया को नहीं मजदूरी सिवाय ये। अब 5-7 साल और कमा सकते हो। आपके बाद परिवार का सहारा एकमात्र था, इकलौता बेटा, अब वो नहीं रहा तो अब कैसे गुजर बसर? मैं वैसे भी रह चुका हूँ जी, मेरे काम करने की भी कोई हिम्मत नहीं है, ये है जी। तो अब तो बेटा ही संभाल रहा था पूरा परिवार। बस वो अपने मतलब कराया करता अपने, बस कि थोड़ा बहुत वो कर देता, कुछ थोड़ा बहुत मैं कर देता, ये है जी। कि वो आईसीयू में इतना डेंजरस केस होते हुए भी 20 तारीख को उन्होंने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 21 तारीख को 4:30 तक कोई देखने वाला नहीं था वहाँ, डॉक्टर हम पूछ के मर गए। और उसके बाद भी हमने जाके कंफर्म किया डॉक्टर का कोई तसल्ली नहीं, आ जाएगा कल आएगा, राउंड पे कब आएगा। कल लास्ट में जो डॉक्टर आया किसी का प्रेशर डलवाएगा, उसके बाद वो आया, उसके बाद जब तक वो दम तोड़ चुका था। आप वहीं थे? हाँ वहीं थे, मैं सारी प्रेजेंट स्थिति आप देख रहे थे अपनी आंखों से? देख रहा। तो जिस प्रकार गांव वालों ने कहा कि हर नेता से बात की गई, ऊपर से बड़े बड़े नेताओं से भी कहा गया, उसके बाद भी उपचार नहीं कल भी वो डॉक्टर आगे ये कह रहा आप ऊपर से प्रेशर डलवा रहे हो, मार कुछ ट्रीटमेंट करो। कल आपने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रखा है, नहीं उसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे, नहीं कोई डॉक्टर आगे संभाल रहा। तो उस चीज का ये पीजीआई रोहतक क्या पीजीआई रोहतक ट्रामा सेंटर जी और नहीं हो रही, उसका भी ऑपरेशन बोला हुआ था। अभी पैर उसके कहाँ चोट लगी? उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं और 3-4 जगह टूटे हैं। उसके एक लड़का है एक लड़की है, अभी तो उसकी गौर नहीं हॉस्टल के में, उपचार नहीं मिला है, कोई उपचार नहीं अभी तक। उसके साथ रहने वाले भी हैरान हो गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, घर से रोहतक से आना जाना रोज किराया भाड़ा लग रहा है। और मजदूर आदमी पीछे रेख देख करने वाले, उसका बाप भी नहीं है, वो 2 भाई और सब बहन। में जो ले रखे डॉक्टर क्या ने लिख रखा है इसमें, आप बता इसमें लिख रखा है, हमें हमारी भाषा में समझा दिया गया है कि हमारे मरीज को रीढ़ की हड्डी में चोट है और हम मरीज का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज संभव है, इसके सभी फायदे नुकसान हमें बता दिए गए हैं। हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। राजेश कुमार, लड़के का फादर। ये देखो, ये लिखवाया था उन्होंने? बिल्कुल लिखवाया था 15 तारीख को 11:50 पर 15 सुबह। तारीख को 11:50 15 तारीख को 11:50 पर ये साइन कर दिए थे, ये चीज लिख के 15 तारीख को। लेकिन साफ कहना है कहीं ना कहीं पीजीआई की तरफ से कोताही बरती गई है, पीजीआई की तरफ से कोताही बरती गई है। बिल्कुल पीजीआई नहीं मिला समय पर, 15 तारीख को लिखवा ली गई और उसके बाद 1 हफ्ते तक उसको वहां पर अधर में लटकाए रखा है, कोई उपचार नहीं किया गया। ना ही परिवार वालों को यह कहा गया है कि आप यहाँ चले जाइए और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए, यहाँ नहीं होगा हमसे, यह भी नहीं कहा गया। नहीं तो परिवार जितना भी हो सकता, चाहे अपनी जमीन बेचनी पड़ती, लेकिन परिवार अपने बच्चे को जरूर बचाता। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा
कि हमारे बेटे को कुछ भी हो, इकलौता बेटा, और कौन बाप चाहेगा कि वो उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दे। कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीण अपने मुख से बयान कर रहे हैं, ये लोग, इनके पिताजी और ये जो हमारे साथ खड़े हैं, नाम क्या आपका? विजेंद्र। विजेंद्र जी, ये वहीं मौजूद थे, सारी स्थिति अपनी आंखों से देख रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें नाकामी साफ दिखाई दे रही है पीजीआईएमएस की, रोहतक ट्रामा सेंटर की और साथ ही सरकार की, क्योंकि ये बार बार चक्कर काट रहे हैं। गांव के लोग परेशान हैं। एक तो पहले से ही पूरा गांव दुखी स्तब्ध है, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी घटना इस गांव के अंदर कभी नहीं हुई थी कि एक साथ 4-4 युवा बच्चे चले जाते हैं गांव से। दुखों का पहाड़ पहले ही टूट पड़ा इस गांव के ऊपर। साथ ही कभी प्रशासन चक्कर कटवा रहा है, कभी हॉस्पिटल वाले चक्कर कटवा रहे हैं। डेली आना जाना लगा हुआ है पूरे गांव का। पूरा गांव इतना खर्च वहन कैसे कर पाएगा? लगभग जो है गांव में मजदूरी करने वाले लोग हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? सारी चीजें जो बता रहे हैं गांव वाले, कितनी सच्चाई इसमें, क्या कहेंगे आप खुद भी वहां जाके आए हो ये लगातार। सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने देखा है, वो सच कहा है। आज तक ना तो इस गूंगी बहरी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन, क्या एक सांत्वना शब्द भी नहीं निकला है। आज तक इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अगर ये एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते तो और क्या मदद कर सकते हैं। ना ही प्रशासन आज तक, डीसी तक कोई भी अधिकारी ये नहीं, अगर कम से कम गांव में आकर के कुछ सुध ले, कुछ पूछे, कुछ बताए, किसी की मदद करे, कोई आज तक हरकत नहीं हुई है। 14 तारीख को हम आए थे आपके पास, जिस दिन 3 युवाओं की चिताएं एक साथ जली थी। उस दिन सरकार के लोग भी मौजूद थे, बड़े नेता भी मौजूद थे, रामविलास शर्मा जी। वो खुद कह के गए थे कि इनकी आर्थिक मदद करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। आज तक कुछ हुआ है उसका? आज तक कोई भी हमें तो सूचना नहीं मिली है किसी भी ग्रामीण को या किसी इंडिविजुअल को या कि कोई सहायता मिली हो। कोई अच्छा उपचार नहीं मिला। मैं जाके देख के आऊँ, बीच में भी जाके आया हूँ एक बार, बीच में जा करके भी बात करके आया हूँ, सबसे मिल के आया हूँ, दोनों से मैं स्पेशली गया था उसके लिए भी, लेकिन वहाँ भी कोई ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो रहा। मैं डेली शर्मा जी से भी और डायरेक्टर से भी 2-2, 3-3 बार डेली मेरी बात हुई है, पर्सनली बात हुई है, और ये बताया गया कि मैंने डायरेक्टर साहब को बता दिया, डायरेक्टर से बात करता हूँ, डॉक्टर को बता दिया, लेकिन वहाँ तक उससे आगे जो भी वहाँ प्रेजेंट थे सबसे पूछा गया, यहाँ कोई देख रेख नहीं कर रहा। मैं फिर फ़ोन करता था, लेकिन फिर वही जवाब मिलता था, कोई नहीं आ रहा। जी क्या कह रहे थे? सर मैं साथ था डाक कावड़ के, उस टाइम मेरे पास थी कावड़, ठीक है। और पीछे से आप गाड़ी में नहीं थे, आप बच गए थे? मैं नीचे था, कावड़ मेरे हाथ में थी। पीछे से गाड़ी आई है, हमारी गाड़ी बिल्कुल किनारे पर थी। ठीक है। पीछे से टंकर वाले ने सीधा ठोका है और सीधा ऐसे घसीट के ले गया है। उस टाइम हम पास गए, जाकर देखा तो गाड़ी एकदम उनको निकालने लग गए, तो ट्रक वाले ने भी बंद कर दी थे एक बार। तो फिर मैं इसको बाद में देखेंगे, एक बार ये निकाल देते हैं। उनको एम्बुलेंस के पास हमने ही फ़ोन किया है। एक साथ में कोई कावड़ वाला था, उससे कहा भाई इस ट्रक की फ़ोटो ले। फिर खानपुर हम गए हैं, वहाँ जो कपिल था जिसकी डेथ हो चुकी, एल्ला मार मार के मर गया, किसी ने उसके पट्टी तक नहीं की। एक बार कानपुर में वहाँ जो पीजीआई है, वो कौन सा हॉस्पिटल है, उसने गुहार लगाई है खुद ने कि जिम पहले मेरा इलाज कर दो, मेरा जी घबरा रहा है। वो जो नॉर्मल थे ना उनको पट्टी कर रहे थे, बाकी किसी ने उपचार नहीं किया। जो सीरियस थे उनको हाथ नहीं लगा? बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे थे। वो पहले जिसके अंगूठा का चोट थी ना, उसके पट्टी कर रहा था। मैं खुद रो रो के उनको बोल के मैं जी पहले इसको कर दो इलाज, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। ठीक है। फिर वहाँ से 3 बंदे रेफर करे, 3 तो वहाँ डेथ उन्होंने वहीं हो गई थी कानपुर पीजीआई में, 2 तो ऑन द स्पॉट हो गए थे, लेकिन एक बंदा था वो बच सकता था अगर वो गौर करते तो। फिर हम रोहतक पीजीआई 3 रेफर करे। वहाँ जाके पर्ची कटवाने के लिए भी बोले 20 रुपये। मको जी हमारे पास नहीं, हम कावड़ लेके आए हैं और हमारे बटुए जो कुछ भी था गाड़ी में था, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट कैसे, लेकिन नहीं काट के दी पर्ची। फिर उन्होंने, मैं खुद बोला मुझको यार तुम्हें 10-12 हज़ार तो देते हुए गवर्नमेंट, एक 20 रुपये के लिए एक इंसान मर रहा है इसका तो वो देख लो। जब उन्होंने पर्ची काटी है। और रही बात रामविलास शर्मा जी की, वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो गए। उस टाइम तो पूरा स्टाफ, जैसा कि बड़ी तगड़ी मदद मिलेगी, हमें भी दिल को तसल्ली मिलेगी भैया ये तो बच जाएंगे, लेकिन वो आने के बाद जैसा था वैसा का वैसा कंबल मांग रहे थे, वो भी नहीं मिल रही थी। वो बेचारे बोल रहे थे सर्दी लग रही है, उसको बेड पर से अगर चादर गिरते थे ना ठाके, गार्ड आता था, चादर भाई चादर क्यों लिए ऐसे, ये हालात थे। कोई मदद नहीं मिली, किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। कहीं ना कहीं समय पर अगर दुरुस्त उपचार मिल जाता तो युवा साथी बच सकते। दोनों साथी कपिल और जो ये विकास की डेथ हुई, कोई लाने वाला नहीं था अगर वो उपचार देते तो। डॉक्टरों ने, आप लोगों को ये भी नहीं कहा कि इनको यहाँ से ले जाइए कहीं बाहर? मैं बताऊंगा आपको, इनके पिताजी गए थे 5 दिन पहले,
शुरू वाले दिन वो बोले भाई ऑपरेशन होगा, इसका साइन कर दो। मैं जी सुबह इसके पापा जी आ जाते हैं, वो बताएंगे। बोला ठीक है, तो आईसीयू के लिए साइन कर दो। तो नरपत ने आईसीयू के लिए साइन करवाए उन्होंने। फिर ये गए हैं सुबह। हम तो बोल देते, ये बोल दिया भाई ऑपरेशन कर दो, लेकिन पता नहीं बीच में कौन गुमराह कर रहा था। वो डॉक्टर आपस में दूसरे दिन बोले तुमने मना तो कर दिया। फिर दोबारा मुझको जी मना नहीं किया, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। हम तो हाँ करते हैं, लेकिन आपको कौन सा डॉक्टर मना करता है, क्या बात है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर उस दिन फिर बोला ठीक है, तो अब साइन कर दो। 15 तारीख को, कौन सी तारीख थी वो, 15 तारीख को साइन करो। मुझे लिख तुम आप करवाओ, हम तो हाँ बोल रहे हैं। 15 तारीख को। फिर उन्होंने आईसीयू से निकाल के ट्रामा सेंटर भेज दिया। बोले शाम को डॉक्टर आएंगे। सुबह कितने बजे लिखा था? 10 साढ़े 10 के हाँ, जो सुबह सारे शाम तक नर्सों को पूछ के मिनट में कि जी डॉक्टर साहब आने वाले थे। बोले भाई यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ का कोई वो नहीं है, आ जाए तो आ जाए, नहीं तो पता नहीं। सुबह 6 बजे आएंगे, सुबह 6 बजे भी नहीं आए। शाम को 4 बज गए, उनका इंतजार करते। बोले आज तो बिजी है डॉक्टर, ऑपरेशन करते होंगे, यहाँ का कोई पचोड़ नहीं, आते हैं तो आते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं आते। ये बातें हुई है। मदद नाम की तो 1% भी वो नहीं मिली। रामविलास जी गए उस टाइम तो ऐसे आ गया स्टाफ, हमारे दिल को भी तसल्ली हुई, अब तो बंदे हाथ लग जाएंगे। लेकिन वो जाने के बाद जैसा था वो का वो माहौल था। ये है असली बात। तो ये युवा साथी हैं। यही कंडीशन रही तो 5वीं का क्या हाल होगा। यही कंडीशन तो 4 गए 5वां चला जाएगा, यही कंडीशन रहेगी तो उसकी भी कोई शाम को मैंने लड़ाई करके वो जो 5वां बंदा है उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वो लड़ाई करके डॉक्टरों से अभी मैं उसको आईसीयू में डलवा के आया हूँ। मैं 5 दिन से वही हूँ। आप वहीं हो लगा? हाँ, 5 दिन से लगातार वही हूँ। मैंने शाम को एक मेरे गांव का ऋतुराज है, उसने और हमने लड़ाई करके किसी डॉक्टर की अप्रोच भिड़वा के उसको ऐसी काल कोठरी में घेर दिया था कि वहाँ बंदा खड़े भी नहीं हो सकता। डेली जाते हैं, 4 दिन से लगातार जा रहे हैं हम गाड़ी करके। 4 दिन लगातार। ये सरपंच साहब को पूछ लीजिए, इनको पता है, गाँव वालों को पता है। बताओ क्या। दिनेश जो फिलहाल एडमिट है सर, उसको ऐसा रूम दे रखा है। वो बोले भाई चक्कर से आ रहे हैं। तब मैंने ऋतुराज के पास फ़ोन किया, मैं कहा जी भाई साहब एक बार जाके थोड़ा उनका रूम चेंज करवा दो। नहीं वो भी मरा काम हो, वो नहीं कोई हर चक्कर आऊँ से ऐसा रूम दे रखा है जिसमें वो नहीं। तो सरपंच साहब अभी एक युवा साथी जो वहीं पीजीआई में फिलहाल जो उपचाराधीन है, कह रहे हैं उनको भी कोई उपचार अभी तक नहीं मिला है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लेकर के हमारा विचार ये है, मैं तो वहाँ पे अपने गांव का लड़का है ऋतुराज, उसके पास उसका ट्रीटमेंट का पूरा स्टेटमेंट है, फोटो कॉपी कर रखे उसने। और डॉक्टर बोरिया से कांटेक्ट किया था, दिन में हमारे सामने बात हुई थी। और हम ये बोल के आए शाम तक उससे हो सके तो मिल करके बातचीत करना। उसका आयुष्मान कार्ड भी है उनके पास, वो भी बताया अगर ये कवर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम फुल सपोर्ट करेंगे, पूरा गांव साथ है। इसके पापा जी मास्टर राजपाल जी और ये 3-4 यहाँ से गए थे। बोले यार यहाँ नहीं इलाज नहीं है तो प्राइवेट में करवाएंगे। हमने डिस्चार्ज के लिए बोला तो फिर वहीं से टापा जाता है, भाई तुम मना क्यों कर रहे हो, कौन मना कर रहे हो, नहीं तो ऑपरेशन तो हो जाएगा। फिर भी 2 दिन निकल गए, लास्ट में इसका डेथ हो गई, लेकिन कोई आश्वासन मतलब कुछ वो नहीं हुआ। तो अब जो एक लड़का आपके गांव का जो पीजीआई में, उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हो आप, क्या सोचा है आपने? उसको जी प्राइवेट में करवाएंगे, अगर ऐसे रहा तो वो भी डेथ हो गया आएगा। कहीं ना कहीं गांव अपने खर्चे पर कहीं ना कहीं उसका इलाज करवाने को मजबूर है, सरकारी सुविधाएं कोई नहीं। सुविधा नहीं मिली है सर। जी सरपंच साहब, गांव का विश्वास उठ चुका है। जब वहाँ एक लड़का भर्ती था और वो आज ये ट्रेजरी हो गया तो हमारा विश्वास उठ गया पीजीआई से। यहाँ 3-4 रोज पहले दिग्विजय चौटाला आए थे, तो उन्होंने हमको बताया भी हमारे जो 3 जो युवा साथी थे वो चले गए, हमारे 2 भर्ती हैं पीजीआई में, कम से कम उनका तो ख्याल रखो, उनको अगर सही सलामत हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने मेरे सामने डॉक्टर से बात की थी, वो ये जो सूरत के जो बंदे हैं 2 बंदे, इनका अच्छी प्रकार से देखभाल की जाए, उन जो ऑपरेशन की जरूरत है तुरंत इनका ऑपरेशन किया जाए। आपके गाँव में आए थे? गाँव में आए थे, बिल्कुल गाँव में आए थे। मैंने उससे बात की थी, मेरे आगे फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने फ़ोन कर दिया। उसके बाद में भाई बता रहे हैं कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली, उनका फ़ोन का कोई असर नहीं पड़ा। जी ये देख लीजिए, दिग्विजय चौटाला यानी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई, जो अपने एक बहुत बड़ा कद रखते हैं हरियाणा के अंदर, उन्होंने कॉल कर लिया पीजीआई के अंदर डॉक्टरों को कि इनको सुरेती के जो युवा साथी हैं जो यहाँ उपचार ले रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएं, उनको जो भी उपचार की जरूरत है तुरंत प्रभाव से दिया जाए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं पीजीआई में जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ, उसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। उन्होंने कोई भी इस बात का प्रभाव नहीं पड़ा कि अगर उपचार नहीं मिलता है तो इन युवाओं की कहीं ना कहीं जान पर खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। सरपंच साहब,
अभी जो बातचीत चल रही थी, कहा गया था कि इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, कोई सहायता आपने बताया नहीं मिल रही। अभी तक दोबारा कोई कुछ सहायता कहना नहीं चाहेंगे सरकार प्रशासन को आज फिर? मैं दोबारा फिर अपील करता हूं सरकार से कि इनको आर्थिक मदद दी जाए। चारों जो बच्चे गए ये बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति में नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है। इनको मदद मिलेगी, इनका परिवार चल सकता है। और जो चौथा लड़का वहाँ पर एडमिट है उसको अच्छे से केयर किया जाए। जो पांचवा लड़का है दिनेश, उसकी कंडीशन भी नाजुक बनी हुई है। जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी उसका जो ऑपरेशन करना है, जो भी करना है करें, अदरवाइज उसको छुट्टी दे दें ताकि हम अपने गांव के भाई मिल करके उसको कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं, ये हमारी जवाबदारी है। जी, तो ये लगातार लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं 14 तारीख को, जो 13 तारीख को डाक कावड़ियों के साथ सुरेती पिलानिया गांव का जो सतनाली ब्लॉक और महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा प्रदेश की डाक कावड़ के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके बाद 3 युवाओं की डेथ हो चुकी थी। और आज कहीं ना कहीं 7-8 दिन के बाद उस प्रॉपर उपचार, सही उपचार ना मिलने के कारण सभी दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा भी है इनके दिल में भरा हुआ है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, पीजीआई रोहतक स्टाफ के प्रति, डॉक्टरों के प्रति। क्योंकि अगर वो सही समय पर उपचार दे देते इन युवाओं को तो आज इतने युवाओं की डेथ नहीं होती। कुछ युवाओं को, उनमें से 1-2 युवाओं को बचाया जा सकता था। जी, क्या नाम है? नरेंद्र नाम है जी। नरेंद्र जी दुखी हैं? खूब भारी दुखी है जी। मैं सोमवार में गया भी था उनके पास, सरपंच और मैं दोनों मिलकर भी आया था। उनकी कोई देख रेख नहीं हुई, कोई देख रेख सरकार ने, कोई देख रेख नहीं। सरकार कहती है हमने इतना बड़ा जो है पैसा लगाया है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। कोई मदद नहीं मिली जी, कहीं से भी, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। तो अब जो एक युवा साथी कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट कर रहे हो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में? हम उसके लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार, मजबूर हैं? मजबूर हैं जी। मजबूर किसने किया? मजबूत पीजीआई ने किया, डॉक्टरों ने पीजीआई के स्टाफ ने किया? हाँ, स्टाफ ने डॉक्टरों ने किया? डॉक्टरों ने किया जी। कोई उपचार नहीं दिया? कोई उपचार आपके बच्चों को? नहीं जी, कोई उपचार नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं अगर सही समय पर उपचार मिल जाता तो 2 बच्चों को बचाया जा सकता, जिस प्रकार उन्होंने बताया? बचाया जा सकता था जी। खानपुर में भी गया था उस जगह भी बताया था, एक ड्राइवर ने, एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया था कि कपिल ने भारी भारी मदद करी इन बच्चों की। और फिर बाद में खुद ने कही जी डॉक्टर साहब पहले मेरा इलाज करो, मेरी तकलीफ ज़्यादा है। डॉक्टर ने उसका कोई इलाज नहीं किया, वो तड़प के लास्ट में मर गया। तो सरपंच साहब, एक आपने बताया पिछली बार भी बातचीत हुई, जो डंपर चालक था उसको अभी तक कुछ पकड़ा गया, कुछ कार्रवाई हुई उस पर? अभी तक नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया। मैं आईओ से बात करता हूं, मुझे ये बताया कि वो पहले इन्होंने एक डीजल टैंकर है वो पकड़ा था, लेकिन वो नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी ड्राइवर से भी कांटेक्ट किया हमारा, जो उनसे बताया मेरे को, उससे भी पूछा, वो ये नहीं था। तब उन्होंने शायद फुटेज वगैरह कहीं मिली होंगी, वो देखी हैं और बता रहा है अभी वो जो ट्रक है बॉम्बे पहुंच गया और वहाँ पर स्टाफ गया हुआ लेने के लिए, बीच रास्ते में है अभी। ये कब हुई थी ये बात आपकी? मेरी आज भी बात हुई है आईओ से, आज ये सारी बातचीत आज की है? आईओ एसआई कृष्ण कुमार उस, घुमाना? हाँ, वो जंडलाना चौकी है, कौन सा चौकी में है वो, वही आईओ है। उससे बात मेरी हर रोज़ बात होती है, 2 टाइम उससे पूछता हूँ, बोला जैसे ही आ जाएगा आपको बुला लेंगे। लेकिन आज तक तो पहुँचा नहीं है, आगे देखो क्या होता है। अभी तक कोई ऐसी पुख्ता सबूत नहीं है कि पहुंचा है। सरकार की सहायता गांव के बच्चों के प्रति बिल्कुल शून्य रही है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे पुलिस की तरफ से बातचीत कार्रवाई की हो, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो है। जब तक इतना दिन हो गया आज तक वो डंपर नहीं मिला है। दोनों तरफ टोल नाका है, कहीं से तो उसका सोर्स मिलता। और फिर पहले इन्होंने एक वो डीजल टैंकर पकड़ा, तो जब वो डीजल टैंकर था नहीं तो ड्राइवर कैसे हाँ करेगा उसको। अभी बोल रहे हैं ट्रक है, वो ट्रक बॉम्बे पहुँच गया। हमने पुलिस भेज रखी है, 2 आदमी वहाँ पे लाने के लिए, बोल रहा था आज बता रहा था रास्ते में है, आ जाएगा तो आपको बता देंगे। लेकिन यही सूचना मिल रही, बाकी यहाँ कब पहुँचेगा कब ना पहुँचेगा ये तो भगवान जाने। तो आपके पास वो ट्रक वाले के कोई नंबर वगैरह मिला था? नहीं, कोई नंबर फोटो नहीं। वगैरह ली हो आपने? एक पास में एक बंदा था कावड़ वाला, उसको मैंने बोला था भाई साहब इसकी कम से कम फोटो तो खींच दे। नहीं, उसने भी एक मिनट वो पता नहीं कहाँ के थे, उसने वीडियो बनाया सर मेरे सामने। मैंने सोचा अब इसके पास बाद में ले लेंगे, एक बार बंदों को संभाल लेते हैं, बस। उसके बाद में उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं है। और पुलिस की मदद की बात सुन लो सर, पीजीआई से 3 बंदे रेफर करे। मैं बोला जी ये सीरियस है, मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। वो ट्रक तो कित पकड़ेंगे, एक बार सुन लो पूरी बात। बोले नहीं तेरे को रहना पड़ेगा, बयान होंगे तेरे। मेरे को बयान और किसी से कर लिया, बाद में कर लेना। फिर उनको बिना बताए लिख डाऊँ सर मैं एम्बुलेंस में। एक नमित को लिया साथ में, मेरे को तू आ जा, ये और संभाल लेंगे इनको। और ट्रक तो क्या पकड़ेंगे, वो उनको इतनी सुनवाई नहीं थी।
तो ये पुलिस का हाल देख लीजिए, पीजीआई रोहतक का हाल ये पहले ही बयां कर चुके हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद रहे हैं, डेली जो है गांव के लोग वहां आना जाना लगा रहा है। डेली जो है प्रत्येक व्यक्ति इतना खर्च वहन कर भी नहीं सकता। सभी मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग, बिल्कुल गरीब परिवारों से संबंधित सभी युवा साथी जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और पुलिस की जहां तक बात रही तो पुलिस वालों की भी इन्होंने बता दी कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं चलते चलते सभी से एक बात जानना चाहूँगा, पूरा गांव अब चाहता क्या है? पूरा गांव ये चाहता है जो लड़का एडमिट है उसको बढ़िया से बढ़िया उपचार मिले जल्दी से जल्दी। जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको सरकार जितना हो सके आर्थिक मदद दे ताकि इनके परिवार को लालन पालन हो सके, थोड़ी मदद मिल सके ताकि ये इस दुख की घड़ी से थोड़ा उबर सकें। जी, तो ये सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे गांव का साथ इनके है। सरपंच साहब ने अगर कोई बात बोली है तो पूरे गांव के लोग इसमें सहमत हैं। सहमत है जी? सहमत हैं जी, सभी सहमत हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं, सभी के मन में दुख है और गुस्सा भी है। अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। जो मृत 4 युवा हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उनके छोटे छोटे, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, किसी के बूढ़े माता पिता हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चे करने वाले थे, इकलौते परिवार संभालने वाले थे, वो अब नहीं रहे। तो उनका गुजर बसर कैसे होगा? उनका रखवाला कौन है? उनकी देखभाल कौन करेगा? कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ से वो पिएंगे, कहाँ से वो कपड़े पहनेंगे? कौन उनका ध्यान रखेगा बुजुर्ग माता पिता का? तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। साथ ही जो एक युवा साथी अभी पीजीआई में उपचाराधीन है उसको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये पूरे गांव की एक मत है, एक सलाह है जी। मैं लांबा साहब MP धर्मवीर सिंह आया था, उस टाइम हाजिर था मैं जी। सॉरी साहब, इनको आर्थिक मदद होनी चाहिए। तीनों परिवार बहुत गरीब हैं और जो उपचाराधीन है वो भी बहुत गरीब है। फिर बोला जी भाई सरकार से तो नॉर्मल मदद होती है, मैं तो आपकी केस में मदद करवा दूंगा, क्लेम केस में। देखो ये MP का ये विचार हो तो वो मदद कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मदद मिलेगी बताओ? तो ये देख लीजिए, हर मंत्री से संतरी को बता चुके हैं, हर मंत्री से संतरी के दरबार पर पहुंच चुके हैं कि इन गरीब परिवारों की मदद कर दीजिए। साहब खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि इकलौते परिवार संभालने वाले व्यक्ति ही नहीं रहे तो उन परिवारों का होगा क्या? कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका परिवार का गुजर बसर होगा? लेकिन अब तक कोई कान पर जू नहीं रहेगी। अगर सही समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती, उनका उपचार हो जाता तो उनकी जान ही बच जाती। उनको ज़रूरत ही नहीं थी आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की कि हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन अब वो ही नहीं रहे तो परिवारों की मदद तो बनती है। अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मदद कीजिए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें, कुछ रोजगार कर सके, उसके सहारे अपना घर चला सकें। तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सारी बातचीत हैं जो सभी लोगों ने बता दी। हम जो कह सकते थे हमने भी वो कह दिया। और फिर बताते चले, ये घटना है 13 जुलाई की रात के समय की, यानी कि रात के समय 1-2 बजे की, यानी कि 14 जुलाई का दिन शुरू हो चुका था। रात के समय घटना हुई गोहाना के नज़दीक किसी गांव में। उसके बाद उपचाराधीन जो पूरा प्रकरण चला उसमें 3 युवाओं की पहले ही यानी कि 14 तारीख को डेथ हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज 7-8 दिन के बाद एक और चौथे युवा की भी डेथ हो जाती है उपचार नहीं मिलने के कारण। एक और युवा साथी उपचाराधीन है। अब गाँव का कहना है कि हमारा सरकार पर से और PGI से भरोसा उठ चुका है। गाँव पूरा जो है मदद करके, सहयोग करके उस बच्चे का कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ से निकाल कर उपचार करवाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।